नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक से होंगे। और इतिहास के क्लास में मैंने पूरा पाषाण काल का पार्ट शुरू किया था, पैलियोलिथिक का। तो पैलियोलिथिक में पार्ट 1 में मैंने आरंभिक प्रयास के बारे में बताया था पुरातत्वविदों द्वारा, और उसी के क्रम में अगला जो पार्ट है या इसे कई हम छोटे छोटे पार्ट में लेकर के आ रहे हैं। तो उसी का एक अगला पार्ट है पूरा पाषाण काल पार्ट 2, और हम उसमें देखते हैं कि किस तरह से पूरा पाषाण काल का दौर और उस दौर के मानव का विकास क्रम आगे बढ़ता है। तो आइए हम देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमारा जो ऐतिहासिक प्रक्रिया है वो जारी होती है पूरा पाषाण काल में। तो इसको मैंने वर्गीकरण का एक चैप्टर रखा है, अध्ययन रखा है कि पूरा पाषाण काल को आरंभिक प्रयास से जब पुरातत्वविदों ने बहुत सारे जब प्रयास किए, खोज किए, तो उन्होंने देखा कि ये जो खोज किए गए वस्तु है वो एक समान नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी असमानता है, मतलब भिन्नता है, डाइवर्सिटी है। तो उसके आधार पर उन्होंने उप वर्गीकरण किया। तो आप देख रहे हैं पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल का पार्ट 2 में उप वर्गीकरण जो है वो उसे 3 हिस्सों में बांटा। निम्न पूरा पाषाण काल, इसको आप शॉर्ट में लिख लेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज, LPA। फिर इसका दूसरा हिस्सा बांटे मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज। और इसका तीसरा जो हिस्सा है चरण, उसको देखे तो उसको बांटे अपर पैलियोलिथिक एज। ये चरण इसलिए है, मतलब ये जो फेज दिखा वो विकास का फेज दिखा कि इस दौर में कुछ था, इस दौर में फिर कुछ हुआ, इस दौर में कुछ हुआ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा हुआ, तो उससे आपको कुछ बातें तो समझ में आ रही होगी। और इसी बात को हम समझते हैं, हम सब मिल करके और अध्ययन करते हैं। तो वर्गीकरण का वैज्ञानिकों ने जब आधार बनाया, इतिहासकारों ने ये वर्गीकरण का जो आधार बनाया, वो वर्गीकरण का आधार अध्ययन के स्रोत के आधार पे बनाया। औजार निर्माण पदार्थ यानी कच्चा माल, कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल वो अपने टूल्स निर्माण में, कच्चा माल में प्रयोग कर रहे थे, उसके बनाए। फिर उन्होंने औजार का नाम यानी क्या औजार में प्रगति हुई उसके आधार पे बनाए, नंबर 3 पे टूल्स का। फिर औजार निर्माण तकनीक, क्या उस तकनीक में कोई प्रगति हो रही थी, इसके आधार पे बनाए। और फिर ओवरऑल देखे कि क्या इससे पता चलता है कि आदिकालीन मानव या प्री हिस्टोरिक मानव या पैलियोलिथिक काल का मानव प्रगतिशील है, चिंतनशील है, या फिर अस्थायी रूप से है। क्या वो मंद बुद्धि है, या फिर वो चिंतनशील व्यक्ति है, वो इंटेलेक्चुअल तो आज की तरह नहीं कह सकते हैं, लेकिन नहीं, प्रगतिशील है, चिंतनशील है। तो ये सब उसके आधार बने। और तकनीक में प्रगति, उसके बाद जो है टूल्स के जो साइज है उसके में प्रगति, तो इसी के आधार पे बनाए। तो जैसा कि आप वर्गीकरण में देखें, 3 हिस्सों को आप देखें, ये 3 हिस्से अपने अपने पार्ट में सामने सामने है, और इसी से आप समझ जाएंगे कि क्या स्थिति चल रही है उस दौर के मानव के जीवन में। तो अध्ययन का स्रोत इस दौर में, अध्ययन के स्रोत को अगर एक आधार मानते हैं आधार का वर्गीकरण में, तो एक आधार अध्ययन का स्रोत में है, तो इस दौर का जो स्रोत है वो केवल पुरातात्विक है। इस दौर का पुरातात्विक स्रोत, एकदम केवल ध्यान रखें, पुरातात्विक, केवल पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। इस दौर का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, पोट्री उट्री, जो भी पुरातात्विक का मतलब आप समझ सकते हैं कि मनुष्य द्वारा छोड़े गए वस्तुएं, जीवाश्म और आदि सारे चीज़ें जो पिछले कक्षाओं में मैंने बताया है। अगर आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत हो रहा है तो पहले वाले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं और बात समझ सकते हैं, तो ये आसान हो जाएगा आपको समझने में। तो अध्ययन का स्रोत इस दौर का यानी पूरा पाषाण काल की बात हो रही है, और इसके उप वर्गीकरण में तीनों चरण की बात हो रही है। कालखंड के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, 2.5 लाख BC तक है। BC से जो शुरू होता है, फिर 1 लाख BC तक यहाँ चलता है, और 1 लाख BC से 40,000 तक ये चलता है, और 40,000 से 10,000 या 9,000 BC तक ये उच्च पूरा पाषाण काल चलता है। तो उसमें सब दिया हुआ है, आसानी से आप समझ सकते हैं।
फिर अध्ययन का स्रोत जब लेते हैं तो इस दौर में केवल पाषाण उपकरण है, इस दौर में केवल पाषाण उपकरण है। किस दौर में? निम्न पूरा पाषाण यानी लोअर पैलियोलिथिक एज में पाषाण। पाषाण का अर्थ स्टोन होता है, याद रखिएगा, स्टोन, पत्थर। तो इस दौर का जो उपकरण है वो पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो केवल पाषाण का है। मध्य पूरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक का जो उपकरण है वो पाषाण तो है ही, क्योंकि पाषाण उपकरण कोई बंद नहीं हो जाता है। आपको मैंने बहुत पहले वाली कक्षाओं में बताया था कि आज भी आपके घर में जो है सिलबट्टा है और बहुत सारे ऐसे पत्थर के उपकरण है। तो उस दौर का उपकरण में उपयोग हो रहा था और आज भी हम लोग पत्थर का उपकरण, स्टोन का उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा मत मानिए कि ये बंद हो गया है, ये उपकरण तो जारी रहेगा ही आगे। तो अब मध्य पूरा पाषाण काल में क्या है? तो ये केवल पूरा पाषाण उपकरण है, पत्थर का औजार प्लस गुफा शैल चित्र। मतलब जो वो औजार बना रहे हैं तो उनमें एक क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक क्षमता पैदा लिया। गुफा शैल चित्र या गुफा में या शैल पत्थर मतलब पत्थर चट्टान पे जो चित्र बनाया, पेंटिंग बनाया, वो इसके उदाहरण भीमबेटका है। और अभी अभी बीबीसी जो है, बीबीसी के न्यूज के अनुसार पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे शैल चित्र मिले हैं जो 1 लाख वर्ष पुराना है, मतलब आज से 1 लाख वर्ष पुराना है। ये हम लेटेस्ट न्यूज है, 2-4-5 दिन पहले का, पुरातत्वविदों ने खोज रहा है। तो ये जो है एक नया प्रगति आपको दिख रहा है। प्लस का चिन्ह है यहाँ, देख लीजिए, ये प्लस का चिन्ह है। तो ये प्लस इसमें क्या हो गया? गुफा और शैल चित्र। अब फिर उच्च पूरा पाषाण काल में आते हैं तो पाषाण उपकरण तो जारी रहेंगे ही, बिल्कुल सही, और गुफा शैल चित्र भी यानी पेंटिंग भी जारी रहेंगे। और उसके बाद इस दौड़ में यानी उच्च पूरा पाषाण काल में यानी 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC के बीच कुछ और प्रगति दिखी, इसलिए यहाँ फिर प्लस का चिन्ह है। तो इसमें हड्डी यानी बोन आ गया। बोन का मतलब पशुओं का जो हड्डी उड्डी मिला, वो जीवाश्म मिला, उसका उन्होंने सुआ या कुछ इस तरह के रूप में प्रयोग किया, जो मैं अगले क्लास में और डिटेल्स बताऊंगा। और फिर इस सींग, जैसे पशुओं के हड्डी को सींग के उपकरण के रूप में उपयोग किए, लेकिन ये सीमित है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुलता नहीं है। बहुलता किसका है? पाषाण का। सब चीज में, गुफा शैल में भी और पाषाण उपकरण की बहुलता। बहुलता मतलब सबसे ज्यादा अधिक उपयोग पाषाण का है, सबसे ज्यादा। ये बहुत थोड़े सा कहीं कहीं देखने को मिल रहा है अभी। और ये कैसा? इसलिए क्योंकि जैसे उनको मान लिया कि उन्हें जो है चमड़े सीना है, चाहे उसको चमड़े मांस को कुरेदना है, तो इसमें ये हड्डी और ये सींग का उपकरण उनको सहयोग कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये पहला अध्ययन का स्रोत को आप समझ गए। एक लाइन में एक क्रम से सामने ऐसे चले जाइए और ये देखते चले जाइए। फिर दूसरा जो है ये कच्चा माल या निर्माण पदार्थ के आधार पे, ये दूसरा ध्यान रखिएगा। पहला जो है स्रोत के आधार पे, दूसरा जो है औजार निर्माण के पदार्थ और कच्चा माल के आधार पे। तो एक क्वार्टजाइट, इस समय का जो स्टोन का क्वालिटी है या जिस तरह का स्टोन यूज किया जा रहा है वो क्वार्टजाइट, ये एक तरह का ब्लैक पत्थर है। आजकल आप जो बिल्डिंग निर्माण या जो आप भवन निर्माण में जो कंक्रीट का उपयोग करते हैं तो वो काले रंग का जो पत्थर है, गिट्टी है, वो क्वार्टजाइट ही है, जो आपको बिहार में, यूपी में मुख्यतः मिल जाते हैं आसानी से, और काले रंग का वो दिख रहा है। तो ये काफ़ी मजबूत होता है, ये क्वार्टजाइट है। तो ये क्वार्टजाइट नामक पत्थर का एक क्रिस्टल है और काफ़ी हार्ड क्रिस्टल है। और ये पेबुल, तो ये क्वार्टजाइट और पेबुल, पेबल का मतलब बटिकास्म, एक ऐसा है पत्थर जो बटिकास्म पेबल का हिंदी अनुवाद है, तो इसको पेबल कहते हैं। और ये तकनीक में हम आपको आगे विशेष समझा देंगे इसे। फिर ये जो क्वार्टजाइट है, ये पत्थर का उपयोग जारी रहता है मध्य पूरा पाषाण काल में। यानी निम्न पूरा पाषाण काल में क्या, कौन पत्थर का उपयोग हो रहा है? प्रश्न अगर आए तो क्वार्टजाइट का। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट भी, ओके। और फिर इसमें नया पत्थर आया, चेल्सीडोनी, एगेट, जैस्पर, सैंडस्टोन और छोटा पेबुल। ये 4, 1, 2, 3, 4, 5 ये नए जुड़ गए इसमें, प्लस का चिन्ह याद रखिए।
ये चेल्सीडोनी एगेट और जैस्पर ये क्या है? क्रिस्टाइल सिलिका है। सिलिका के आपने विज्ञान केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सिलिका से ही जो रेत है ना वो सिलिका कहलाता है, एकदम सीधा भाषा में जो रेत है, और उसको गला करके उसको काफ़ी तापमान पे जब उसको गर्म करते हैं और गलाते हैं तो उससे हम शीशा भी बनाते हैं और बहुत सारे शीशे के सामान बनाते हैं। तो ये चेल्सीडोनी एगेट जैस्पर ये सब जो है सिलिका यानी क्रिस्टाइल सिलिका है जो प्राकृतिक रूप से बना है धरती में। और सैंडस्टोन, जैसे आगरा का किला सैंडस्टोन से बना हुआ है, बलुआ पत्थर से निर्मित है, अकबर द्वारा जो बनाया गया है वो सैंडस्टोन, तो ये भी है जो सैंडस्टोन सिलिका से ही होता है। और छोटा पेबुल, यहाँ बड़ा पेबुल का इस्तेमाल हो रहा है, बड़ा सा बट्टिकास, बट्टिकास मतलब जो एक चट्टान टूटा और धीरे धीरे घिसते हुए जब छोटा रूप लेता है तो उसका उपयोग कर रहे थे, तो ये बट्टिकास जो है यहाँ छोटा प्रयोग होने लगा, यहाँ बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं। फिर ये जो है ये सारे चीज़ यहाँ जारी रहते हैं। ये पूर्व का सभी मटेरियल जारी। आप यही समझें कि ऐसा नहीं है कि यहाँ बंद हो गया, ये क्वार्टजाइट चेल्सीडोनी एगेट ये सब यहाँ जारी है। यहाँ नया चीज़ क्या जुड़ा इसमें? कच्चा माल या पदार्थ निर्माण में, तो उच्च पुरापाषाण काल में तो ये फ्लिंट एक टेक्नोलॉजी है, मतलब पत्थर को तोड़ करके बनाता है, तो इसे हम आगे वाला क्लास में और विस्तृत समझाएंगे। और चट उसी से निर्मित है। और फिर एक नया और चीज़ हड्डी और सींग, क्योंकि हड्डी और सींग आपने यहाँ देख लिया था कि आर्कियोलॉजी स्रोत में आ गया था, तो वही हड्डी और सींग। किसका हड्डी? पशुओं का हड्डी, पशुओं का सींग, ये सीमित रूप में। ठीक है। फिर औजार नाम। अब इस दौर का औजार नाम में अगर आप देखें तो आप देखें उप वर्गीकरण में कि कौन दौर में कौन सा औजार है, तो आप निम्न पुरापाषाण काल में पेवल, ये बट्टिकास उसके एक मुख्य औजार हैं, पेवल जो प्राकृतिक रूप से उसे मिल गए हैं नदियों के घाटियों से या बहते हुए नदियों के किनारों से। उसके बाद हस्त कुठार, ये हैंडेक्स मतलब अंग्रेजी में इसको हैंडेक्स जो कर रहे हैं वो कुल्हाड़ी है, तो ये पत्थर का कुल्हाड़ी है, इसमें कोई बेंट उट नहीं लगा हुआ है, मतलब पत्थर का कुल्हाड़ी है। जब इस औजार के बारे में डिटेल्स चित्र बना के पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और आप इतिहास के छात्र के रूप में, प्रतियोगी छात्र के रूप में बात समझ रहे होंगे कि हस्त कुठार या हैंडेक्स क्या है। फिर ये चौपर, खंडक यानी पत्थर का एक औजार जिससे किसी चीज़ को खंड यानी टुकड़ा किया जा सके, घात करके टुकड़ा किया जा सके, तो इसको चौपर अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में खंडक कहते हैं। तो इस दौर का जो औजार का नाम है वो प्रथम स्थान पेवल का, यानी सीधा सीधा प्रकृति से मिला जो, फिर उसको तोड़ फोड़ करके हस्त कुठार बनाया, फिर उसको चौपर के रूप में भी उपयोग किया, खंडक के रूप में। तो ये तीनों जो है ये जारी रहे, ये तीनों उपकरण या औजार जो कहें तो ये जारी रहे, ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया, ये जारी रहते रहे। और उसके बाद नया इसमें क्या जुड़ गया? आप प्लस का चिन्ह यहाँ देखें, प्लस में ये फ्लैग मतलब और कोर, ये नए उपकरण है। फिर क्लीवर, उसके बाद डिस्क्वायर्ड, ये फ्लैग कोर जो है ये पत्थरों को तोड़ कर यानी पेवल जैसा कुछ पत्थर जो मिल रहा है बड़ा, उस पर आघात करके चोट करके नए नए प्रकार के औजार बनाए गए, ये नया टूल्स बनाया गया। फिर उसी में एक क्लीवर बनाया गया, फिर डिस्क्वायर्ड बनाया गया, जो गोलाकार औजार जो डिस्क्वायर्ड टाइप का, डिस्क टाइप का वो बन गया, जो उसको किसी चीज़ को मांस को तोड़ना है, चाहे मांस को कूटना है, तो उसको आघात करने के लिए औजार का उपयोग किया। फिर इस सारा औजार मतलब मध्य पुरापाषाण काल का सारा औजार पूर्व की तरह जारी रहे, यानी यहाँ जो था फिर यहाँ इस उच्च पाषाण काल में जारी है। और यहाँ एक नया औजार आया, यहाँ प्लस का चिन्ह से ध्यान रखिएगा, एक स्क्रैपर आया, खुरचनी। खुरचनी का मतलब कि जैसे मान के चलिए कि खुरचने वाला मतलब रगड़ करके किसी चीज़ को, जैसे मान लिया कि दीवार को साफ करते हैं, काई वगैरह लग जाता है तो जब प्लास्टर करता है उस पर राजमिस्त्री, तो खुरचने वाला कुछ सामान आता है ना बाजार में, तो उसी तरह से कुछ इस तरह का स्क्रैपर पत्थर का बनाया, खुरचनी, जिससे वो स्किन को खुरच सके, जानवरों के स्किन को, चाहे और उसको मांस है उसको। और ब्यूरिन का मतलब है तछनी या रंदा। जब देखते हैं कारपेंटर जब काम करता है तो लकड़ी को खूब मतलब स्मूथ करने के लिए रंदा का उपयोग करता है, वो एक टूल्स है उनके लिए। तो इस तरह का ब्यूरिन टाइप का उसने टूल्स का जो है खोज किया यानी प्रयोग किया। तो ये दो टूल्स नया हो गए और पहले वाला जारी रहे।
तो औजार का नाम आप समझ गए, ये औजार हम डिटेल्स बताएंगे चित्र के साथ। फिर औजार निर्माण तकनीक, ये बड़ी चीज़ है ये तकनीक। तो अब इसके आधार जो है इसके वर्गीकरण का, तो तकनीक का जो आधार है वो कांग्लोमेरेट बोल्डर, ये निम्न पुरापाषाण काल में जो तकनीक है वो कांग्लोमेरेट बोल्डर टेक्निक। बोल्डर मतलब बड़ा सा, कांग्लोमेरेट का मतलब है वैसा जो नदियों द्वारा, जैसे प्राकृतिक रूप से जब पहाड़ टूट रहे हैं तो टूट के नीचे गिरेंगे लुढ़क करके नदियों के किनारे या घाटियों में, और फिर उसको वर्षा के बहाव के कारण फिर नदियों में आ जाएंगे, या नदियों से लुढ़कते हुए क्या बोलता है वो टूटेंगे, फूटेंगे, घिसेंगे, तो फिर गोल गोल जो पत्थर बन जाएंगे, कुछ छोटा कुछ बड़ा। तो इस सारे प्रक्रिया से जो पत्थर निर्मित होकर के प्राकृतिक रूप से पाए जाएंगे, उसी प्राकृतिक रूप से जो पत्थर है वो बटिकास्म है। आप समझ गए, वही पत्थर को बटिकास्म कहते हैं। तो जो कुछ भी बटिकास्म उसको मिल रहा है नदियों से, उसी का इन्होंने अपने तकनीक रूप में प्रयोग कर रहा है। तब पुरातत्वविद यानी इतिहासकारों ने, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्टों ने इस तकनीक का नाम, जो निम्न पुरापाषाण काल का मनुष्य जो यूज कर रहा है, उसको कांग्लोमेरेट बोल्डर टेक्निक कहा। मतलब कहा कि मतलब ये प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त हुआ घिसा पीटा टूटा फूटा और स्मूथ जो स्टोन का टुकड़ा या वो कांग्लोमेरेट बोल्डर टेक्निक है, और उसी का प्रयोग उन्होंने शुरुआती जीवन में किया, जिसमें पेबल भी बनाया, हस्त कुठार भी उससे बनाया, चॉपर भी बनाया। अब आगे जैसे मध्य पुरापाषाण दौर का मानव जब आता है तो यहाँ एक नया टेक्निक फ्री फ्लैकिंग टेक्निक आ जाता है। फ्री फ्लैकिंग टेक्निक का मतलब है, फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से चोट करके बनाने वाला बनाना, और इसके उपकरण थोड़ा छोटे छोटे हुए, इस उपकरण बहुत बड़े बड़े हैं। तो इस दौर के उपकरण को फ्री फ्लैकिंग तकनीक कहते हैं, जिससे फ्लैग, कोर और ये सारा चीज डिस्क्वायर्ड सब का निर्माण होने लगता है। फिर जब उच्च पुरापाषाण काल में आते हैं तो ये कांग्लोमेरेट और फ्री फ्लैकिंग, कांग्लोमेरेट मध्य पुरापाषाण काल में जारी रहे और एक नया इसमें जुड़ गया, एक नया फ्री फ्लैकिंग टेक्निक आ गया। तो ये दो टेक्निक यहाँ आने के बाद हो गया। फिर यहाँ आए तो ये दो तो यहाँ आ ही जाएंगे, जो पहले से जारी है, ठीक है, ये पहले से जारी है वो दो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ स्टेप ऑन स्टेप टेक्निक यानी अस्त्रीकरण टेक्निक, और ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक और बाइपोलर टेक्निक, ये तीन तरह का टेक्नोलॉजी इन्होंने इजाद किया यानी खोज किया। स्टेप ऑन स्टेप टेक्निक क्या है, तो एक पत्थर पर चोट करके बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप, मतलब अस्त्रीकरण, स्टेप बाय स्टेप, एक बार में नहीं हुआ तो दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, ऐसे चोट कर करके और अपने काम का औजार बना लिया वो पत्थरों से, तो उसको स्टेप ऑन स्टेप कहते हैं। ब्लॉक ऑन ब्लॉक भी उसी तरह का है कि एक ब्लॉक को मतलब एक हिस्से, मतलब मान लिया एक बड़ा सा पेवल है इस दौर का, उसके एक हिस्से को तोड़ रहा है, फिर तो एक ब्लॉक बाहर हुआ, फिर दूसरे हिस्से को तोड़ा तो दूसरा ब्लॉक बाहर हुआ, तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक पर घात करके जो बना रहा है वो ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक है। और बाइपोलर टेक्निक, बाई मतलब दो, तो मान लिया कि ये जो इस तरह से जो है उपकरण बन गया, एक पोलर 1I2, ये जो है पोलर, तो एक ध्रुव हुआ और दूसरा ध्रुव हुआ, यानी पत्थर को तोड़ के ये हिस्से को बाहर किया, ये हिस्से को बाहर किया, एक नुकीला हिस्सा इधर निकाला, एक नुकीला हिस्सा इधर निकाला, तो बाइपोलर टेक्निक यानी ये दो टेक्निक बनाया। तो इस दौर का तीन टेक्निक में विकास हुआ। तो टोटल कितना टेक्निक हो गया पुरापाषाण काल में, टोटल कितना हुआ, तीन यहाँ, एक यहाँ और फिर एक यहाँ, तो 2 और 3 5, मतलब 5 गो टेक्नोलॉजी यहाँ आते आते, यानी उच्च पुरापाषाण काल में आते आते इस दौर का मानव ने 5 गो टेक्निक का इजाद कर लिया, खोज कर लिया। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस दौर का मानव का प्रयास का प्रदर्शन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या वो मन बुद्धि है, तो नहीं, क्या वह प्रगतिशील है, तो यस, क्या वह चिंतनशील है, तो यस, हाँ। क्यों? क्योंकि इसी से, इस चार्ट से ही पता चल रहा है, उसके टेक्नोलॉजी से, उसके औजार के नाम से और उसके निर्माण पदार्थ के नाम से पता चल रहा है कि ये इस दौर का जो मानव है पुरापाषाण काल का, वो अपने निर्माण कार्य में और कच्चा माल का जो उपयोग कर रहा है वो उसमें प्रगतिशीलता दिख रहा है। वो अध्ययन का स्रोत से ही पता चल रहा है कि पहले केवल पाषाण का कर रहा है, फिर गुफा चित्र पर से गुफा चित्र भी बना रहा है, पेंटिंग भी, और फिर हड्डी और सिंग का भी उपयोग कर रहा है, यानी बोन का भी।
और औजार के में भी आप देख रहे हैं प्रगति दिख रहा है। औजार निर्माण टेक्निक में भी ये प्राकृतिक रूप से था, प्राकृतिक रूप जारी रखा, फ्री फ्लैकिंग का नया निर्माण किया और फिर यहाँ 3 टेक्निक और आ गए। तो इस दौर का मानव का प्रदर्शन कैसा है, तो प्रगतिशील है। यहाँ जो है हम अगर स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, मतलब शुरुआती पॉइंट, क्योंकि यहीं से न लेंगे निम्न पुरापाषाण काल से, तो अगर यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तो देखेंगे कि मध्य पुरापाषाण काल में हम देख रहे हैं प्रगतिशील है और चिंतनशील है। तो यहाँ भी वही दिख रहा है कि प्रगतिशील है, चिंतनशील है, वैज्ञानिक सोच रख रहा है। वैज्ञानिक कहने का मतलब आज की तरफ वैज्ञानिक नहीं, विज्ञान का विकास आज भले इतना हो गया लेकिन प्रयास वहाँ से शुरू हुआ। तो आपको इससे पता चल रहा है कि इस दौर का मानव यही है। तो इतिहासकारों ने इसे वर्गीकरण करने का आधार, ये सारे आधार अपनाए और इस आधार पे इसके उप वर्गीकरण किया। उप वर्गीकरण से आपको पता चल गया कि ये हमारा पुरापाषाण काल का जो दौर है वो किस तरह से आपस में उप वर्गीकृत है, सब डिवाइडेड है, और वो क्या क्या उसमें अंतर आया, क्या क्या उसमें प्रगतिशील आया। तो इससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। और अगर आपको ये बहुत डीप में जा कर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है तो आप इस सब पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि कौन चीज़ कहाँ परिवर्तन हुआ या कौन चीज़ कहाँ एक्स्ट्रा जुड़ते गया। और अगर ओवरऑल केवल पुरापाषाण काल से कोई बात पूछ रहा है मिला करके, तो पुरापाषाण काल से आप पूछ रहा है तो ये सब मिला करके पुरापाषाण काल हो जाएगा। अगर औजार निर्माण टेक्निक पूछ रहा है पदार्थ में, तो ये सारे को मिला लीजिए एक जगह और इसमें से जो ऑप्शन मांग रहा है वो पुरापाषाण काल का होगा। और उसी तरह से पुरातात्विक स्रोत में इस सब को मिला लीजिए, जो मांग रहा है वो पुरापाषाण का होगा। उसी तरह से औजार का नाम में, फिर निर्माण तकनीक में, और फिर मानव का प्रयास या प्रदर्शन में। लेकिन अगर इसके अंदर जाकर के आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ रहा है, कोई सवाल कर रहा है उपवर्गीकरण से रिलेटेड, तो उपवर्गीकरण से रिलेटेड निम्न पुरापाषाण काल का जो वर्गीकरण है वो आपको स्पेशल दिख रहा है चारों चीज में। ये चारों या पांचों आधार जब लिया गया तो ये पांचों में आपको भिन्नता दिख रहा है। फिर यहाँ मध्य पुरापाषाण काल में भिन्नता दिख रहा है, फिर उच्च पुरापाषाण काल में भिन्नता दिख रहा है, और पहले वाला प्रयास जारी रहता है। ये भी बात को मेंशन करना है। इसके आधार पे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएंगे, चाहे वो किसी भी परीक्षा का हो, इतिहास से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। दूसरा, अगर मेंस लिखना है, मान लिया मुख्य परीक्षा का कोई पेपर हल करना है, तो मुख्य परीक्षा में अगर पूछ रहा है कि पुरापाषाण कालीन मानव के आरंभिक प्रगति, तकनीकी प्रगति के बारे में बताएं या उस पर चर्चा करें, तो तकनीकी प्रगति, औजार निर्माण तकनीक, औजार निर्माण और निर्माण पदार्थ, इस सब को लेते हुए और उसका प्रयास को आप अगर एक सीक्वेंस में आप लिखते चले जाते हैं, बताते चले जाते हैं, जो भी तथ्य आपको याद आता है इसमें से 1, 2, 3 कुछ भी तथ्य अगर आपका याद आता है उसको आप एक अपने भाषा में प्रयोग करते जाते हैं तो आपका उत्तर काफ़ी शानदार हो जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी तथ्य को समेटना है उसमें, जो याद पड़ जाए इससे पढ़ा हुआ उसको आप अपनी भाषा में, मौलिक भाषा में लिखते चले जाएं, तो आपको पीटी में भी ये काम आ जाएगा और मेंस में भी आ जाएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियो को आपने, मेरे पूर्व वाले यानी पहले वाले वीडियो को आपने देखा होगा, और आप इस वीडियो को देखिए और इससे लाभ उठाइए। इसे लाभ उठाने के साथ साथ इसे अन्य लोगों तक भी शेयर करें, उन परीक्षार्थियों तक, शिक्षार्थियों तक, सभी तक शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करेंगे तब ना मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ेगा आपको पढ़ाने के लिए, और हम निरंतर काम करते रहेंगे। तो इस तरह से फिर हम आपको अगले क्लास में मिलते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको ढेर सारी धन्यवाद और थैंक यू।